नमस्कार किसान भाइयों, कार्यक्रम कृषि दर्शन के आज के अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, वर्ष 2023 को हम मोटे अनाज यानी कि मिलेट्स यानी कि श्री अन्न के रूप में मनाए जाते हैं। किसान भाइयों, हम लगातार आपको समझाते आए हैं कि मोटा अनाज किसान भाई जब उगाते हैं तो उनको एक अतिरिक्त आय का साधन मिलता है। क्योंकि जो नियमित खेती करते हैं उससे इतर वो कर सकते हैं। साथ ही साथ आज मनुष्य के जीवन में मोटा अनाज बहुत ही महत्वपूर्ण एक भूमिका निभा रहा है। हमें स्वस्थ रखने के लिए इसकी एक बहुत ही अहम ज़रूरत हो चुकी है। तो लेकिन फिर भी आगे आने वाली पीढ़ी, अगर हम बोलें बच्चे या फिर जवान, अगर हम उन्हें बताना चाहें कि आप खिचड़ी खाएं तो कहीं ना कहीं उनका मन मसस जाता है। तो क्यों ना मोटे अनाज से कुछ एक अलग व्यंजन बनाया जाए, कुछ एक अलग विधि से एक अलग प्रकार का पकवान बनाया जाए, जिससे कि उनका मन भी खुश रहे और साथ ही साथ किसान भाइयों को एक अतिरिक्त आय का साधन मिले। प्रसंस्करण कर सकते हैं, साथ ही साथ पैकेजिंग करके बाजार में इसको ले जाया जा सकता है। तो किस प्रकार से मोटे अनाज को उगाया जाए, उसका प्रसंस्करण करें और साथ ही साथ पैकेजिंग की जाए, यही जानने का विषय आज के अंक में। और इस विषय को लेकर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ उपस्थित है हमारी एक विशेष अतिथि, जो कि है डॉक्टर दीपिका अग्रहार मुरुगकर, प्रधान वैज्ञानिक हैं CIAE नवी बाग भोपाल से। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है मैडम आपका। बहुत बहुत एक सबसे पहले तो वैसे तो किसान भाइयों को पता है, हमारे दर्शकों को पता है, फिर भी एक इंट्रोडक्शन के रूप में आप हमारे किसान भाइयों को ये बताइए कि मोटा अनाज होता क्या है। देखिए, मोटा अनाज जो है भारतीय जो परंपरा है वो बहुत प्राचीन काल से हम मोटा अनाज का इस्तेमाल करते हैं। हाँ जी। जैसे ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, रागी, कोदो, कुटकी, ये सब हमारे लिए नई चीज़ें नहीं हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन क्या हुआ कि हमारी आज़ादी के बाद हमारी जो खान पान की ज़रूरत है वो पूरी नई चली। हाँ, पूरे देश में हरित क्रांति चली। बिल्कुल बिल्कुल, जिससे हमारे जो ये मोटे अनाज है थोड़े से पीछे रह गए। बिल्कुल ठीक। लेकिन इनकी गुणवत्ता जो है बहुत ही अधिक है। शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए, किसान जो उगाते हैं उन सब के लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। हाँ जी। इसीलिए सरकार की ओर से और पूरे विश्व में, जैसे आपने बताया, कि इसको वापस हमें ज़ोरों शोरों से लाना है, जिससे किसान भाइयों और बहनों को फ़ायदा हो, हमारी सेहत में हमें फ़ायदा हो। जैसे आप देख रहे हैं आजकल डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, बहुत सारी हमारी छोटी मोटी बीमारियां जो हैं खान पान की वजह से, इन सब का निवारण करने के लिए मिलेट्स, जिसे सरकार ने अभी श्री अन्न का नाम दिया है, क्योंकि हम उसको मोटा अनाज जब कहते हैं तो लगता है कि यार ये ऐसे लोगों का खाना मन है, ऐसा हो जाता है, पता नहीं कैसे खाएंगे, स्वाद में कैसा होगा, अच्छा लगेगा नहीं लगेगा। श्री अन्न बोला तो हमें भी बड़ा अच्छा लग रहा है। बिल्कुल। और श्री अन्न भारत की देन है विश्व के लिए। तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये खाएं, इसका प्रसंस्करण करें, इसे बेचें और उद्यम कमाएं। तो बस यही हमारी श्री अन्न की छोटी कहानी। जी। संतुलित आहार के लिए श्री अन्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर हम हमारे दर्शकों को समझाना चाहें कि किस प्रकार से वो जो नियमित जो थाली है उसमें श्री अन्न को जोड़ के संतुलित आहार प्राप्त कर सकते हैं, तो वो अगर आप बताएं। हम सब खाना खाते हैं, सुबह नाश्ता करते हैं, दोपहर में हमारा खाना होता है, शाम में हल्का फुल्का नाश्ता करते हैं और रात में। मैं बहुत कम समय में आपको ये बताना चाहूँगी कि हर एक हमारे खाने के साथ हम श्री अन्न को कैसे जोड़ सकते हैं। जैसे सुबह अगर आप चाहें तो श्री अन्न से जो कोदो है, कुटकी, उसका दलिया आप खा सकते हैं। जिस तरह से पॉपकॉर्न होता है मक्के के साथ, उसी तरह श्री अन्न को भी पॉप किया जाता है। अरे वाह। हाँ, और इसका मशीन भी हमारे CIAE के पास, अभियांत्रिकी संस्थान के पास है। तो आप उसको पॉप कीजिए और दूध में, जैसे हम इतना महंगा सीरियल कभी कभी खरीदते हैं बड़े बड़े कंपनियों का, वो होता क्या है, वो यही तो है। तो ये हम आराम से खा सकते हैं। दोपहर के आपने कहा कि खिचड़ी में थोड़ा मन ऐसा होता है, लेकिन सेहत के हिसाब से तो खिचड़ी सबसे बढ़िया चीज़ है। जिस तरह से आप चावल खिचड़ी में डालते हैं, चावल के बजाय आप समा डालिए, आप कोदो डालिए, कुटकी डालिए, आप उसका खिचड़ी बनाइए। बाजरे की रोटी ठंड में, बिल्कुल ठीक। और ज्वार की रोटी गर्मी में। अगर आप कहते हैं कि इसको बनाना मुश्किल है, आप उसको आटा मिला के बना सकते हैं, लेकिन जितना आप कम आटा मिलाएंगे उसमें, उसकी गुणवत्ता यही होगी। शाम के नाश्ते में जैसे मिलेट्स के आजकल
चिप्स अवेलेबल है। हाँ हाँ, क्योंकि बाकी चिप्स से तो बहुत ही बढ़िया है। चिप्स अवेलेबल है। आप उसकी चकली बना सकते हैं। जैसे हमारे जितने ही व्यंजन है, भारतीय व्यंजन, हाँ जी, उस सब में आप इन मिलेट्स का इस्तेमाल करके वही सारे हलवा बना सकते हैं, खीर बना सकते हैं। तो मीठे में, नमकीन में, हर तरीके से मिलेट्स आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल हो सकते हैं। जी जी। आप हमारे किसान भाइयों को ये बताइए कि मध्य प्रदेश में कौन कौन से वो जो ये मोटे अनाज श्री अन्न है वो लगा सकते हैं? कुछ विशेष तैयारियां करनी पड़ती है भूमि में? क्या मध्य प्रदेश के विशेष कुछ क्षेत्र हैं वहाँ पर कुछ अनाज लग सकते हैं या सभी लोग लगा सकते हैं? पहले तो ये कमाल श्री अन्न का है, कम से कम लागत में आप उसको लगा सकते हैं। आप का उसे पानी कम लगता है, फर्टिलाइज़र कम लगता है, और अगर बारिश ना हो, बहुत पानी की कमी हो, उसमें भी बहुत आराम से ये मिलेट्स होते हैं। विशेष भूमि की ज़रूरत कोई ज़रूरत नहीं। उसको ड्राउट रेजिस्टेंट कहते हैं। मतलब एक आध बार बारिश नहीं हुई या ज़्यादा बारिश हो गई तो कोई हर्जा नहीं है। अच्छा जी। वैसे बहुत सारे एरिया एमपी में हैं जो बहुत फेमस है मिलेट्स के लिए। जी जी। हमारे डिंडोरी, अनूपपुर, उस तरफ का क्षेत्र जो है, शिवपुर है, ये सारी जगहों में कोदो, कुटकी, समा ये तो होता ही है। कई जगहों में जैसे अपना शिवपुर हो गया, जो वहाँ पे ज्वार होता है। बाकी किसान इसको हर समय, जब कोई और आप जैसे उपज नहीं है, आप उस समय भी आप इसको लगा सकते हैं। तो मिलेट्स को उगाना बहुत आसान है। हालांकि आपको बहुत सारे क्विंटल नहीं मिलेंगे जैसे आपको चावल या गेहूं मिले, लेकिन उतना जो मिलता है, धीरे धीरे हम अभी ज़्यादा से ज़्यादा शोध कर रहे हैं कि उसका उत्पाद बढ़ाया जाए। और क्योंकि अब लोग चाहते हैं कि वो मिलेट्स खाएं, तो खाएंगे तभी जब हमारे किसान भाई। प्रधानमंत्री जी ने भी तो इसीलिए प्रयास किया है कि लोग इसके विषय में जाने। हमारे किसान भाइयों को थोड़ी सी जो वो एक अलग पड़ चुके थे, मुझे लगता है कि लोगों को सिर्फ गेहूं और चावल की तरफ ही जा रहे थे, और जो किसान भाई मोटा अनाज उगा रहे थे उनको एक अलग तरीके से देखा जाने लगा था। शायद उनकी बिक्री भी नहीं हो रही थी, तो उनके प्रयास से आज पूरे देश में नहीं, पूरे विश्व में उन्हें जाना जा रहा है, उनकी बिक्री हो रही है। आप किसान भाइयों को ये थोड़ा सा समझाना चाहेंगी कि अगर उनके पास में थोड़ा अनाज है तो क्या उनको अच्छा मूल्य मिल सकता है और उनकी जो आय है वो दुगनी हो सकती है? मैं एक उदाहरण के साथ अपने किसान भाइयों को ये बताना चाहती हूँ। ये हमारे यहाँ एक कार्यशाला हुई थी मिलेट्स के ऊपर, और वहाँ एक कलेक्टर साहब आए थे और उन्होंने ये हमें उदाहरण दिया। मैं वही उदाहरण दोहराना चाहती हूँ कि अनूपपुर के पास एक छोटे गांव में मिलेट्स होते थे और उसे कोई खरीदता नहीं था, और वहाँ के लोग बड़े दुखी थे कि हम उगा रहे हैं और कोई खरीद नहीं रहा है। तब एक पहल की गई कि इसको किस तरह से इसका विपणन किया जाए। अरे वाह जी। और उन्हीं महिलाओं ने फिर इसको छोटे छोटे पैकेट में डाला। एक रंग के पैकेट में डाला। उस पैकेट में उनकी अपनी एक छोटी कहानी लिखी कि भाई हमने कैसे किया, और उसको दिल्ली हाट में ले गए बेचने के लिए। और जो चीज़ 50 रुपए में वहाँ नहीं बिक रही थी, दिल्ली हाट में आपको सुन के हर्ष होगा कि आखिरी दिन में 350 रुपए के मूल्य से बिका। बहुत बहुत। तो कहने का तात्पर्य ये है कि सिर्फ उगाने से आपको शायद फायदा हो या न हो, उसका प्रसंस्करण करने से निश्चित रूप से हमारे किसान भाई बहनों को बहुत सारा फायदा होगा। और मैं आगे आगे आपको बताऊंगी कि किस तरह से हम इस जो रास्ता है इसमें हम भी जुड़ सकते हैं और किसान भाई और बहनों को बता सकते हैं कि वो उचित मूल्य इसका कैसे पाए। मिलेट्स के जो उद्यमी है वो किस प्रकार से सुनिश्चित करेंगे, क्योंकि जो उसकी गुणवत्ता है वो लगातार बनी रहे, सततता बनी रहे, कि उनका भी जो उत्पाद है वो बाजार में भी बिके और लोगों को भी फायदा हो? ये ऐसी बात है कि अब भारत में, जैसे मैंने पहले भी कहा, डायबिटीज़ लोगों को बहुत है, ब्लड प्रेशर लोगों को बहुत है, वज़न लोगों का बढ़ा हुआ है। तो हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है, हमें मिलेट्स की ओर जाना ही जाना है। बिल्कुल ठीक। लेकिन उसके लिए जब हम बाज़ार जाते हैं तो हमारे बाज़ार में वो सारे प्रोडक्ट्स होने चाहिए जो लोग खरीदना चाहें। हाँ जी। तो
हम क्या करते हैं, सिर्फ बना के छोड़ देते हैं। तो प्रसंस्करण, जैसे मैंने पहले भी कहा, ये एक रास्ता है आपको ये मार्केट तक ले जाने का। ज़रूरी नहीं है कि कोई बड़ी कंपनी ही प्रसंस्करण करे। छोटे स्तर पर हमारे किसान भाई और बहन मिलकर साथ में छोटे रूप में ही उसका प्रसंस्करण अगर गाँव में ही करें, आप छोटी सी एक बेकरी लगाइए, छोटे से आटा मिल लगाइए, उसका प्रसंस्करण आप करिए अपने स्तर पे, उसकी पैकेजिंग बढ़िया तरीके से करिए। इसमें आपको मदद करने वाले कई सारे संस्था हैं, जैसे हमारी ही अपनी संस्था जो है कृषि अभियांत्रिकी संस्थान। हम ना केवल मिलेट्स को उसके उत्पाद बढ़ाने के लिए मशीनीकरण करते हैं, प्रसंस्करण के लिए भी हमने मशीन तैयार किए हैं। जैसे उदाहरण के लिए मिलेट्स का पोहा। अच्छा, मिलेट्स का पोहा भी मिलेट्स का पोहा बना सकते हैं अच्छा आप, और उसका मशीन हमारे पास है। अच्छा जी। तो आप मिलेट्स का पोहा बनाइए, उसका चिवड़ा बनाकर आप स्नैक्स बनाकर बेच सकते हैं, या पोहा के रूप में ही बना के आप बेच सकते हैं। तो उसकी ट्रेनिंग भी हमारे यहाँ होती है। अगर हमारे किसान भाई बहन हमारा वेबसाइट देखना चाहें, आजकल तो मोबाइल फ़ोन सभी के पास है, और हम चाहते हैं कि आप हमारा वेबसाइट देखें, तो वहाँ आपको दिखेगा कि हम क्या क्या सेवाएं आपको दे सकते हैं। तो हम निमंत्रण देते हैं हमारे किसान भाई बहनों को, वो आ सकते हैं हमारे यहाँ। नवीबाग में हम स्थित हैं, हमारे पास मशीनें हैं, हमारे पास प्रोडक्ट्स रेडी बने हैं। अच्छा। अब देखिए क्या है, प्रोडक्ट्स का कैसे होता है कि सभी लोग अपना प्रोडक्ट अब तैयार करेंगे, थोड़ा सा उनको मुश्किल होगा, लेकिन हमने शोध करके कई सारे प्रोडक्ट्स बनाए हैं, उनका पूरा जांच किया है, उन्हें रास्ता बना दिया है। वो हमारे पास आ सकते हैं, हमारा लाइसेंस जो है उसका खरीद के हम उसको सिखाएंगे बनाना, उसका मार्केटिंग में हम मदद करेंगे, उसका पैकेजिंग में मदद करेंगे, और फिर ये आप अपने अलग अलग क्षेत्र में आप जाके इसको बेच सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर साहब, आप ये बताइए कि कौन से जो विशेष आपके जो उत्पाद हैं जो सफल हुए हों, तो अगर उनका नाम बताएंगे तो किसान भाइयों को या फिर हमारे जो दर्शक हैं उन्हें भी जानने में आसानी होगी कि क्या क्या बन सकता है। बढ़िया, ये बहुत अच्छा आपने पूछा, क्योंकि हमारे पास कई उत्पाद हैं, जिनमें से मैं एक का नाम लूँगी, मल्टी न्यूट्रिएंट बिस्किट है ये जी। हमने क्या किया है इसमें, क्योंकि बहुत लोगों को शुरुआत में लग रहा था कि सिर्फ मिलेट का रहेगा तो हम क्या कैसे खाएंगे, तो हमने सोचा कि कुछ अलग किया जाए मिलेट्स के साथ, क्योंकि सोयाबीन भी हमारे एमपी का धरोहर है, बहुत उच्च कोटि का प्रोटीन है उसमें। तो उसको मिला के, सोया और मिलेट को मिला के हमने एक अनोखा बिस्किट तैयार किया है, जिसमें बिल्कुल भी मैदा नहीं है, और हमें इसके लिए पेटेंट भी मिला है, और कमर्शलाइज भी हुआ है, कुछ लोगों ने लिया है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि और लोग लें। एक किसान का एफपीओ है बिल्किसगंज में, उन्होंने भी इसकी तकनीक ली है, और वो भी बनाएंगे, और मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस तरह के बनाएं। इसके अलावा कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जैसे ग्लूटेन रहित केक। मिलेट्स में सबसे बड़ी एक अच्छी चीज़ है कि ग्लूटेन फ्री है। ग्लूटेन अब क्या है, बहुत कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। हमारा जो गेहूं का आटा है, जब हम उसमें पानी मिलाते हैं तो एक प्रोटीन का उत्पाद होता है जिसका नाम है ग्लूटेन, और कई लोगों को, क्योंकि सिर्फ बहुत सालों से केवल गेहूं खाया है, तो उसकी एलर्जी जैसे हो गई है, तो वो बहुत लोगों में अभी पाई जाती है। लेकिन मिलेट्स ग्लूटेन फ्री है, बिल्कुल उसमें कोई ग्लूटेन नहीं है। तो ग्लूटेन फ्री बिना अंडे का केक बना है। अच्छा जी। ये इसकी भी हमारे पास पेटेंट है, और ये सारी तकनीक जो हमारे पास है वो किसानों के लिए अवेलेबल है कि आप ले सकें इस तकनीक को। इसका ट्रेनिंग हम देते हैं। इसके अलावा हमारे पास लड्डू के कई किस्म है, चिप्स है, तो कई सारे उत्पाद हैं जो आप बना सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हम कोई आप के लिए स्पेशल कुछ तैयार करें, आपके इलाके का कुछ है, तो उसके लिए भी हम बहुत खुशी से आपका साथ देंगे। किसान भाइयों, हमारी चर्चा जारी रहेगी, आप कहीं मत जाइएगा, हम लौटकर बहुत जल्दी आएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन, जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं।
अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। किसान भाइयों, ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के अंक में हम चर्चा कर रहे हैं कि श्री अन्न का प्रोसेसिंग किस प्रकार से करेंगे, साथ ही साथ पैकेजिंग करके बाजार में कैसे ला सकते हैं। इस विषय पर जानकारी दे रही हैं आज की हमारी विशेष अतिथि, जो कि है डॉक्टर दीपिका अग्रहार मुरुगकर। डॉक्टर साहब, आपने जो बताया कि किस प्रकार से पैकेजिंग की जाए, प्रोसेसिंग की जाए, लेकिन अगर व्यापारिक स्तर पर हमारा किसान भाई सोचेगा तो उसको कुछ विशेष मशीनों की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ेगी। कैसे वो बाजार में जाएगा, कुछ मार्केटिंग भी तो करनी पड़ेगी, तो उसके लिए क्या प्रोसेस होगी? पहले तो ये सब करने के लिए पैसे की तो ज़रूरत होती है। तो इसके बारे में मैं थोड़ा बताऊंगी कि सरकार की तरफ से स्टार्टअप इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग, ये सारे वेबसाइट्स में बहुत सारे फाइनेंस करने के लिए उन्होंने ऑफर्स दिए हैं। आप लोग उसका फ़ायदा उठा सकते हैं जी। कोई भी चीज़ जो है, जो दिखता है वो बिकता है ना जी। तो मिलेट्स के साथ भी यही है। आपको इसका मार्केटिंग, विपणन बहुत ज़रूरी है जी। अब हम सोचेंगे कि एक अकेला किसान भाई वो क्या कर लेगा, लेकिन अगर एक समूह में आएंगे ये लोग, हम भी ये चाहते हैं कि उस जहाँ पे वो ये सारे श्री अन्न पैदा होते हैं, वहीं के किसान मिलकर इसका विपणन करें। इसके लिए आपको पहले तो वेबसाइट पे जाकर आप प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको गाइडेंस मिलेगा। कई सारे बैंक हैं जो आपको पैसे देते हैं जी। आजकल मार्केटिंग करना थोड़ा सा आसान इसीलिए हो गया है क्योंकि वेबसाइट्स जैसे अमेज़न है या फ्लिपकार्ट है। इनफैक्ट मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक किसान महिला का समूह है जिन्होंने अपने उत्पादों के लिए मदद लेकर अपना ही एक वेबसाइट बनाया है। और तो वो अच्छी बात है। हाँ, जी, और उनका वो खुद का वेबसाइट, हाँ, उनका खुद का वेबसाइट है और वो अपने सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो उसी साइट पे बेचती है। तो ये एक बहुत आसान सा तरीका हो गया कि आप बेच सकते हैं। दूसरा, सरकार की तरफ से या गैर सरकारी भी बहुत सारे मेले लगते हैं जहाँ बहुत सारे लोग आते हैं। भोपाल में भी बहुत से लगने लगे हैं, जैसे आप जानते हैं। तो इन मेलों में भी आप अपने प्रदर्शन करें अपने प्रोडक्ट्स का। और इन सब से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पैकेजिंग जी, क्योंकि पैकेजिंग जो है, आप बहुत अच्छी चीज़ आप ने बनाया है, लेकिन आपने उसको ऐसे न्यूज़पेपर में डाल के ऐसे गोल करके बना के दे दी जाएगी तो वो नहीं, तो कौन खरीदेगा? बिल्कुल ठीक। तो बहुत सा, जब आप जैसे मैंने पहले बताया कि वेबसाइट में स्टार्टअप इंडिया वगैरह के लिए जो पैसा दिया जाता है, उसका काफ़ी पैसा आपको रखना है पैकेजिंग के लिए। आपका प्रोडक्ट क्या है, नाम की लेबलिंग भी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल जी, बिल्कुल नाम की लेबलिंग ज़रूरी है, क्योंकि उसमें इंग्रेडिएंट्स, अगर जो ग्राहक है वो पढ़ेगा कि इसमें ये चीज़ है, तो आजकल का ग्राहक थोड़ा जागरूक भी हो गया है अपनी सेहत को लेकर भी कि नहीं, इसमें शक्कर नहीं है, ये ग्लूटेन नहीं है, तो वो नो डाउट उसको अच्छा लगेगा और वो खरीदेगा, जरूर खरीदेगा जी। तो FSSAI का रजिस्ट्रेशन एक तो बहुत ज़रूरी है। और FSSAI का जब रजिस्ट्रेशन आप करते हैं तो उसमें
पैकेट पे क्या क्या आना चाहिए वो सारी जानकारी दी जाती है। जैसे उसका नाम होना चाहिए या उसकी इंग्रेडिएंट्स जैसे आपने बताया, हाँ उसका जैसे कुछ चीज़, जैसे उसकी कैलोरी कितनी होनी चाहिए, हाँ उसका जी, प्रोटीन कितना होना चाहिए। जी। तो अब वो किसान भाई बोलेगा कि ये हम सब कहाँ करेंगे। एक्सपायरी डेट भी हो कि एक्सपायरी manufacturing डेट तो date हो, बहुत expiry बहुत date हो। ज़रूरी। जी, हाँ हाँ, ये जी। सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। हाँ जी। और आप जब आप उस वेबसाइट पे जाएंगे और आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा, आपको सारी चीज़ें बताई जाएंगी। हाँ जी। अब इसका एंटरप्रेन्योरशिप जिसको कहते हैं, इसका ट्रेनिंग भी अभियांत्रिकी संस्थान में दिया जाता है। आप हमारा वेबसाइट देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई ये ट्रेनिंग मिलेट्स पे हो रही है, ये ट्रेनिंग सोयाबीन पे हो रहा है। आप आइए और इसमें ट्रेनिंग लीजिए, क्योंकि कोई भी चीज़ शुरू करने से पहले आप अपना पैसा डाल रहे हैं, थोड़ी सी जानकारी, थोड़ा सा ट्रेनिंग होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ कार्यशाला भी होते हैं और क्योंकि ये मिलेट का ईयर ही चल रहा है तो इसमें गवर्नमेंट का भी बहुत फोकस है। तो मैं अपने किसान भाई बहनों से ये अनुरोध करना चाहती हूँ, तो इस मौके का पूरा आप फ़ायदा उठाएं। जो उनके हमारे किसान भाइयों के बच्चे हैं, अगर कॉलेज में हैं और शायद अगर आप कह रहे हैं कि भाई हम तो खेती नहीं करेंगे, लेकिन ये एक तरीका है जहाँ पे वो अपना उद्यम कमा सकते हैं प्रसंस्करण में, क्योंकि ये बच्चे कंप्यूटर में और मोबाइल में वो तो बहुत ही माहिर हैं, आप जानते हैं। तो इस चीज़ का फ़ायदा हमारे किसान भाई बहन उठाएं, अपने बच्चों को इसमें जोड़ें, है ना, और प्रसंस्करण का ट्रेनिंग बाकायदा से लें और अपने उत्पाद या तो उसकी टेक्नोलॉजी हम लोगों से लें या अपने आप अगर आप कुछ बनाना चाहते हैं आप बनाएं। आप हमारी मदद किसी भी स्तर पे ले सकते हैं, या आपको एनालिसिस करना है कि भाई प्रोटीन कितना है, फैट कितना है, वो भी हम आपको करके देते हैं। जी डॉक्टर साहब, आप आए हमारे स्टूडियो में। वैसे तो ये जो विषय है ना, ये इतना लंबा है कि मुझे लगता है कि बहुत सारे और हमारे एपिसोड लगेंगे और हम आपकी सेवाएं लगातार लेते रहेंगे। आप आए, बहुत अच्छी जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। किसान भाइयों, अब समय हो चला है कि कृषि जगत में क्या कुछ हलचल चल रही है उसकी जानकारी ले ली जाए। तो चलिए देखा जाए खबरें खेती की। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका बहुत स्वागत है। आइए नजर डालते हैं प्रमुख खबरों पर। दलहन पर 40% MSP खरीद सीमा हटी। उत्कृष्टता के शिखर पर IARI समितियां करेंगी ड्रोन से उर्वरक छिड़काव। किसानों को सालाना मिलेंगे 6,000 रुपए। उपयोगी साबित हो रही है पशु एम्बुलेंस और कृषक प्रशिक्षण एवं जागरूकता का आयोजन। आइए सबसे पहले बात करते हैं दलहन पर 40% MSP खरीद सीमा हटने की। दालों के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सरकार ने 2023 व 24 की मूल्य समर्थन योजना के तहत अरहर, उड़द और मसूर पर लगी 40% की खरीद सीमा को हटा दिया है। सरकार के इस फैसले से बिना किसी सीमा के किसानों से MSP पर इन दालों की खरीद की जा सकती है। सरकार द्वारा लाभकारी कीमतों पर इन दालों की सुनिश्चित खरीद से किसानों को उत्पादन बढ़ाने के लिए आगामी खरीफ और रबी बुआई के मौसम में अरहर, उड़द और मसूर में बुआई क्षेत्र को बढ़ाने के लिए प्रेरित करने में मदद मिल सकती है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान वर्ष 2023 के लिए नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क द्वारा कृषि और संबद्ध क्षेत्रों की श्रेणी में रैंकिंग के शिखर पर पहुंच गया है। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के 8वें संस्करण की घोषणा भारत सरकार के विदेश और शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह ने की है। NIRF ने लगभग 8,686 उच्च शिक्षा संस्थानों की रैंकिंग जारी की, जिन्होंने रैंकिंग प्रक्रिया में भाग लिया था। पहले 4 श्रेणियां और 7 विषय क्षेत्र थे। कृषि और संबद्ध क्षेत्र को पहली बार एक विषय क्षेत्र के रूप में जोड़ा गया है। IARI कृषि अनुसंधान, शिक्षा और विस्तार में उत्कृष्टता के लिए अपनी प्रतिबद्धता कायम किए हुए है। संस्थान पहले से ही एक वैश्विक विश्वविद्यालय के रूप में विकसित होने के मार्ग पर चल पड़ा है। इसने कृषि, सामुदायिक विज्ञान, बीटेक इंजीनियरिंग और बीटेक जैव प्रौद्योगिकी के 4 विषयों में स्नातक कार्यक्रम शुरू किए हैं। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप यहाँ पेशेवर शिक्षा पर जोर देने के लिए कई डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स शुरू करने की योजना है। सरकार ने कहा कि प्राथमिक कृषि ऋण समितियों का इस्तेमाल खाद व कीटनाशकों के छिड़काव और संपत्ति के सर्वेक्षण के लिए ड्रोन उद्यमियों के रूप में किया जा सकता है। यह सहकारिता मंत्री अमित शाह और रसायन व उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया के बीच हुई एक बैठक में 5 प्रमुख फैसलों में से एक फैसला है।
बैठक में ये भी तय हुआ है कि अभी जो PACS खुदरा उर्वरक मुहैया कराने के तौर पर कार्य नहीं करवा रही है, उन्हें चिन्हित किया जाएगा। ऐसी PACS को चरणबद्ध तरीके से खुदरा के रूप में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। अभी जो PACS प्रधानमंत्री किसान समृद्धि योजना केंद्र के रूप में कार्य नहीं कर रही है, उन्हें इसके दायरे में लाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। अब CM किसान कल्याण योजना के पात्र मध्य प्रदेश के किसानों को सालाना 6,000 रुपये मिलेंगे। अभी उन्हें 2 समान किश्तों में सालाना 4,000 रुपये मिल रहे हैं। ये घोषणा राजगढ़ के मोहनपुरा बांध पर हुए कृषि कल्याण महाकुंभ में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की है। उन्होंने कहा कि अब 3 समान किश्तों में 6,000 रुपये दिए जाएंगे। उन्होंने ये भी घोषणा की है कि अब लाडली बहना योजना में वे महिलाएं भी पात्र होंगी जिनके परिवार में ट्रैक्टर है। पहले 4 पहिया वाहन होने पर संबंधित महिला को अपात्र माना गया था। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के 70 लाख किसानों को CM किसान कल्याण योजना के 1400 करोड़ रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर किए हैं। इस मौके पर देश के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह भी उपस्थित थे, जिन्होंने प्रदेश के कृषि विकास के मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। 12 मई को प्रदेश के सभी विकास खंडों को रवाना की गई पशु एम्बुलेंस से पशुपालकों को चिकित्सा में काफ़ी मदद मिलने लगी है। चलित पशु चिकित्सा इकाइयों द्वारा औसतन 1200 कॉल प्रतिदिन अटेंड किए जा रहे हैं। पशु एम्बुलेंस अब तक 2,12,509 किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी है, जो औसतन प्रति वाहन 523 किलोमीटर है। उल्लेखनीय है कि केंद्र शासन की पशु चिकित्सालय एवं औषधालय स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण चलित पशु चिकित्सा योजना में 12 मई को 406 पशु एम्बुलेंस का लोकार्पण किया गया था। योजना का संचालन जिला पशु कल्याण समिति के माध्यम से किया जा रहा है। चलित पशु चिकित्सा इकाई से उपचार कराने पर पशुपालक को 150 रुपये का शुल्क जमा करना होता है। केंद्र शासन द्वारा इकाई संचालन के लिए राशि उपलब्ध करवाई जा रही है। और इसी के साथ किसान भाइयों, खबरें खेती में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। किसान भाइयों, ये तो था हमारा आज का कार्यक्रम कृषि दर्शन का। आज के अंक में हमने आपको बहुत ही रोचक जानकारी दी, क्योंकि हमेशा हम आपको बताते हैं कि आप अपना कृषि उत्पाद कैसे बढ़ाएं, अपनी आमदनी कैसे बढ़ाएं, लेकिन उसके साथ साथ में अगर आप मोटा अनाज उगा रहे हैं, उसका प्रसंस्करण करें, साथ में पैकेजिंग करके बाजार में लेकर जाएं, तो अतिरिक्त आय तो मिलेगी ही, साथ ही में साथ एक आत्मबल भी मिलेगा आने वाली पीढ़ी को। तो चलिए देखा जाए कि अगले अंक में क्या होगा खास आपके लिए। फिर भी हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप हमारा आज का ये अंक देखना भूल गए हो तो कल सुबह 7:30 पर पुनः प्रसारण आप देख सकते हैं। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य कृषि संबंधित जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।